हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित कुमार है और मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद फन में। सो गाइस, आज की जो हमारी क्लास है वो सेम है पर्यावरण अध्ययन की। मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको इसका पूरा सिलेबस कराऊंगा, तो आज पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जिसने मेरी पहली क्लास नहीं देखी वो प्लीज जाकर ईवीएस की पहली क्लास देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये उसके आगे का पोर्शन है। और जो स्टूडेंट मेरे इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रदूषण। क्या है? प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन। आज हमें इसे पढ़ना है। सबसे पहले समझते हैं कि प्रदूषण होता क्या है, तो जरा सुनिएगा। जैसे कि हमारा ये पर्यावरण है, पर्यावरणीय संरचना है, हमारा इन्वायरमेंटल स्ट्रक्चर है। इस पर्यावरण में या इस पर्यावरणीय संरचना में कुछ अनावश्यक पदार्थों का प्रवेश कर जाना, यानी कि उन पदार्थों का प्रवेश कर जाना जिनकी जरूरत है ही नहीं, वही क्या कहलाते हैं? प्रदूषण कहलाते हैं। अब वे जो अनावश्यक पदार्थ आए हैं वो चाहे प्रकृति द्वारा आए हो या प्राकृतिक कारण से आए हो या फिर मानव द्वारा डाले गए हो या मानव द्वारा आए हो, वो सारे दोनों कारण किससे संबंधित है? प्रदूषण से ही संबंधित है। कहने का मतलब क्या है कि प्रदूषण में मैंने अभी आपको बताया कि जो पर्यावरणीय संरचना होती है, जो पर्यावरणीय संरचना होती है यानी कि इन्वायरमेंटल स्ट्रक्चर जो होता है, इस पर्यावरणीय संरचना में क्या कर जाना? कुछ अनावश्यक पदार्थों का प्रवेश कर जाना। क्या कर जाना? कुछ अनावश्यक पदार्थों का प्रवेश कर जाना, या हम कह सकते हैं यूजलेस सब्सटेंस जो होते हैं, यूजलेस सब्सटेंस। अब देखो, ये जो अनावश्यक पदार्थ है ये दो तरीके से हमारे पर्यावरण में एंटर कर सकते हैं। इनके दो ही कारण है। पहला है प्राकृतिक कारण यानी कि ड्यू टू नेचर, और दूसरा कारण है मानव द्वारा या मानव जनित कारण, मानव जनित कारण यानी कि ड्यू टू ह्यूमन, ठीक है। दो ही कारण है, या तो प्राकृतिक कारण से एंटर करेंगे या फिर मानव जनित कारण से एंटर करेंगे। क्योंकि मानव ने जो पदार्थ बनाया है उनसे पर्यावरण कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है, उसके कारण प्रवेश करेंगे। अब जरा समझिए, मैंने यहां पर प्राकृतिक कारण कहा है, जरा इसको देख लेते हैं। प्राकृतिक कारण जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। जैसे एग्जाम्पल, ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी विस्फोट, या हम कह सकते हैं वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन। देखिए ज्वालामुखी विस्फोट कैसे होगा जरा समझ लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये एक समतल है और इस समतल पर ये क्या है? ज्वालामुखी है। इस समतल पर ये क्या है? ज्वालामुखी है, ठीक है। अब हम सभी को पता है कि ज्वालामुखी से क्या बाहर निकलता है? लावा बाहर निकलता है ना। ज्वालामुखी से क्या बाहर निकलता है? लावा बाहर निकलता है। और किस पे फैलता है? सरफेस पर फैल जाता है। इसकी वजह से मृदा प्रदूषण की समस्या भी सामने आती है। अब देखो, इससे यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट से कुछ विषैली गैसें बाहर आई। ये क्या आई? कुछ विषैली गैसें बाहर आई। जैसे एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, ईटीसी। ये क्या होती है? आदि विषैली गैसें होती हैं। ये कैसी गैसें होती हैं? विषैली गैसें होती हैं, विषैली गैसें होती हैं जो कहीं ना कहीं क्या, जो कि प्रदूषण को बढ़ाती है, यानी कि पर्यावरण में क्या करती है? प्रदूषण की मात्रा को इंक्रीज करती है। साथ ही में मैंने बताया दो गैस निकलती है, N2 और SO2।
जितने भी उद्योग फैक्ट्रीज होती है उनसे भी ये गैसें निकलती हैं। होता क्या है कि ये जब गैसें ऊपर की तरफ जाती है तो ऊपर की तरफ जाने पर बादल की फॉर्म में एकत्रित हो जाते हैं, यानी कि क्या हो जाती है, एक जगह संघनित हो जाती है दोनों गैसें, नाइट्रोजन भी और सल्फर भी। दोनों जगह जब ये इकट्ठी हो जाती है तो इकट्ठे होने के कारण वहीं पर ही क्या करती है, ये वर्षा करती है। और इसी वर्षा का नाम है अम्ल वर्षा। इसी वर्षा का नाम है अम्ल वर्षा, एसिडिक रेनफॉल, एसिडिक रेनफॉल। समझ में आया? तो कहीं ना कहीं ये अम्ल वर्षा कराने के लिए भी क्या होती है, जिम्मेदार होती है। ठीक है, तो ये था किसका, ज्वालामुखी विस्फोट का, जो क्या फैला रहा है, प्रदूषण की समस्या को इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद दूसरा देखते हैं, दूसरा आता है धान की खेती। धान की खेती यानी कि पैडी फार्मिंग। पैडी फार्मिंग, पैडी फार्मिंग क्या होती है, जरा इसको समझ लेते हैं। देखिए समझिए, जैसे सपोज कीजिए जो किसान है, किसान ने यहां पर धान उगाया। किसान ने क्या उगाया, धान उगाया। और धान उगाने के कुछ समय बाद इसी धान से क्या पैदा होती है, पुराली पैदा होती है। सब जानते हैं इसी धान से क्या पैदा होती है, मान लो ये पुराली होगी, ये क्या होगी, पुराली होगी। ठीक है, और जब इस पुराली को ये जला देते हैं, जब इस पुराली को ये क्या कर देते हैं, जला देते हैं, किसान खेतों में जलाते हैं ना, जब इस पुराली को ये जला देते हैं तो इसे जलाने के कारण ही प्रदूषण पैदा होता है। क्या होता है, प्रदूषण पैदा होता है जब इस पुराली को ये क्या कर देते हैं, जला देते हैं। देखिए समझिए मैं कहना क्या चाहता हूं। धान की खेती से प्रदूषण बढ़ने का सबसे इंपॉर्टेंट कारण है पुराली को जलाना। पुराली को जलाना। देखिए होता क्या है, जब ये पुराली जलती है तो कुछ इसके कण हवा में एकत्रित हो जाते हैं या हवा के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। और जब हम सांस लेते हैं तो सांस द्वारा ये कहाँ पहुंच जाते हैं, हमारे फेफड़ों में पहुंच जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारे फेफड़ों को भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, दूसरा कारण क्या है कि जब किसान खेतों में पुराली को जलाता है तो जलाने से क्या होता है, मृदा प्रदूषण, मृदा या हम कह सकते हैं कि मृदा की जो उर्वरकता होती है, मृदा की जो उर्वरकता होती है वो कम हो जाती है। क्या हो जाती है, मृदा की जो उर्वरकता है वो कम हो जाती है, यानी कि जो फर्टिलिटी होती है, फर्टिलिटी पावर जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए किसानों को मना किया जाता है कि आप खेतों में पुराली मत जलाइए, लेकिन वो जलाते हैं फिर भी। चलिए नेक्स्ट जो आता है वो आता है मीथेन गैस। मीथेन यानी कि CH4, इसको समझते हैं जरा क्या है। देखो जितने भी लोग ये लेक्चर देख रहे हैं वो सब के सब जानते होंगे कि जो मीथेन है ये एक तरह की ग्रीन हाउस गैस है। ये एक तरह की कैसी है, ग्रीन हाउस गैस है, राइट, ग्रीन हाउस गैस है। अब क्या है, देखो जैसे समझिए जरा, ये अर्थ है, ये अर्थ का क्या है, सरफेस है, अर्थ पृथ्वी है, इसके चारों ओर एक परत होती है, या हम कह सकते हैं कि इसके चारों ओर ग्रीन हाउस गैसेस होती है। इसके चारों ओर क्या फैली होती है, ग्रीन हाउस गैसेस फैली होती है। और मान लो ये सन है, सूर्य, तो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है, ओजोन परत कुछ प्रकाश का तो क्या कर देती है, परावर्तन कर देती है, वापस भेज देती है, लेकिन कुछ प्रकाश कहाँ जाता है, पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाता है। और जब ये प्रकाश पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है तो पृथ्वी की सतह से टकराकर वापस जाने का प्रयास करता है। लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, ये जो टकराकर वापस जाने की कोशिश कर रहा है प्रकाश, इसको वापस पृथ्वी की तरफ भेज देती है। अब आप बताइए, जब वापस पृथ्वी की तरफ भेजेगी तो पृथ्वी की सतह पर क्या होगा, तापमान बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, सतह गर्म होगी नहीं होगी, तो सतह गर्म होगी। और सतह गर्म होने का ही कारण है एक बहुत बड़ी समस्या सामने आती है जिसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मीथेन गैस है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रही है। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, ग्लोबल
ये जो ग्रीन हाउस गैसेज होती है, जैसे एग्जांपल मैं आपको थोड़ी सी और बता देता हूँ, जैसे कि होती है जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड होती है, आपकी ओजोन होती है, और जी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, जलवाष्प होती है। इसके अलावा जो है और होती है मीथेन होती है, जो भी बताई मैंने, CH4 होती है। ठीक है, कुल मिला के 6 तरह की गैसें होती हैं, 3 4 5 और एक और रह गई है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारी क्या करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाती है, यानी कि पृथ्वी की सतह को गर्म करती है। और सबसे ज्यादा योगदान किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का। यानी कि अगर 100% सतह गर्म होती है तो 50% हिस्सेदारी कार्बन डाइऑक्साइड की है। जो ग्लोबल वार्मिंग ये करता है उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी एज एग्जाम्पल लिख सकते हैं। समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट आता है मीथेन के साथ और क्या करते हैं, मृदा का क्षरण करते हैं। मृदा क्षरण होता है इससे, प्राकृतिक स्रोत है, यानी कि क्या होता है, सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल डिग्रेडेशन। मृदा क्षरण होता है यानी कि मिट्टी का कटाव होता है। जब कोई बाढ़ वगैरह आती है तो वो मिट्टी को अपने साथ बहाकर ले जाती है, यानी कि मिट्टी का क्या करती है, क्षरण करती है। एक एग्जाम्पल पोराली भी हो सकता है मिट्टी का क्षरण करना, तो मिट्टी का क्षरण भी होता है। ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को मैं यहाँ ना लिखकर यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, CO2 के बारे में। देखो CO2 जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग कौन करता है, यही करता है। अगर पूछा जाए कि CO2 के उत्सर्जन में भारत का कौन सा स्थान है, तो CO2 के उत्सर्जन में जो इंडिया का स्थान है वो फोर्थ पोजीशन पर है। कौन सी पोजीशन पर है, फोर्थ पोजीशन। यानी कि अगर टोटल वर्ल्ड में 100% कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हो रही है तो लगभग 7% भारत करता है। 7% कार्बन डाइऑक्साइड कौन करता है, भारत करता है। और फर्स्ट पोजीशन पर कौन है, फर्स्ट पोजीशन पर है चीन, जो कि कुल उत्सर्जन का 27% उत्सर्जित करता है। यानी कि कुल कार्बन डाइऑक्साइड कितनी उत्सर्जित करता है, 27% उत्सर्जित करता है। तो पहले पर है चीन कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करने में, उत्सर्जन करने में, और पहले पर है, चौथे पर है भारत 7% के साथ। ठीक है, तो ये थे कुछ प्राकृतिक कारक जो मैंने अभी आपको बताए। उसके बाद हम देखते हैं कुछ मानव जनित कारण कैसे हैं। देखिए जरा एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं। अब सबसे पहला ही एग्जाम्पल आता है जैसे जीवाश्मों को जलाना, जीवाश्मों को जलाना, यानी कि हम कह सकते हैं बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। जो फॉसिल फ्यूल होता है उसको जलाना ही क्या है, मानव जनित प्रदूषण है। जैसे एग्जाम्पल मैं इसको बता देता हूं आपको, इसके भी जैसे एग्जाम्पल मैं कहूं आपको, पेट्रोल है, कोयला है, और जी आपका लकड़ी है, ETC। ये सब वो पैरामीटर्स हैं, वो फैक्टर्स हैं, पैरामीटर कह रहा हूं, वो फैक्टर हैं जो जीवाश्म ईंधन के जलाने पर क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि जीवाश्म ईंधन जो होते हैं, यानी कि पेट्रोल, कोयला, लकड़ी, इन सबको जब हम जलाते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे पर्यावरण में प्रदूषण की समस्या को बढ़ाते हैं। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं, दूसरा जितना भी सीवेज होता है, जितना भी क्या होता है, सीवेज होता है, यानी कि जितना भी समुद्री कूड़ा करकट होता है वो सब भी कहीं ना कहीं पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ा रहा है। इसके अलावा एक हो सकता है कीटनाशकों का उपयोग, सबसे ज्यादा यही प्रभावित कर रहा है, कीटनाशकों का उपयोग। ये दोनों बहुत ज्यादा जिम्मेदार है, पहला ये वाला और ये वाला, यानी कि यूजेस ऑफ पेस्टिसाइड, यूजेस ऑफ पेस्टिसाइड। देखिए कीटनाशकों का उपयोग, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूं। आप लोगों ने नाम सुना होगा DDT का, डाइक्लोरो डाइइथाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म है।
सबसे पहले ये जो डीडीटी थी ये मलेरिया के उपचार के लिए इसका यूज करते थे, यानी कि घरों में मच्छरों को भगाने के लिए डीडीटी का इस्तेमाल किया जाता था। बाद में इसे कृषि की जो फसलें होती हैं उन पर कीटनाशकों को मारने के लिए इसका क्या किया जाने लगा, उपयोग किया जाने लगा। और सबसे ज्यादा समस्या इसी ने पैदा की। इस पर पहले रोक लगा दी थी, लेकिन जब लगभग 1950 में इस पर रोक लगा दी गई थी, उसके बाद फिर से इसे लागू कर दिया गया, क्योंकि ये मलेरिया के उपचार में बहुत ज्यादा सहायक था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आज कीटनाशक में जो सबसे ज्यादा खतरनाक है वो डीडीटी है। इसको हम क्या मतलब कहने का मतलब है कि जिस तरह प्लास्टिक है ना वैसे ही ये है, ये खत्म नहीं हो सकता। ये क्या नहीं हो सकता, खत्म नहीं किया जा सकता। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है डीडीटी। इसके बारे में मैं और एक्सप्लेन करूंगा आपको जब मैं इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, एज एग्जांपल है जैसे डीडीटी, ये मैंने आपको, तो ये बात मेरी लगता है आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो उसके बाद हम अपने नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए, तो जो नेक्स्ट है वो है प्रदूषक, या हम कह सकते हैं पोल्यूटेंट। क्या होते हैं जरा समझिएगा, पोल्यूटेंट क्या होते हैं जरा समझिए। देखो, पोल्यूटेंट वो होते हैं जो प्रदूषण को उत्पन्न करते हैं, या हम कह सकते हैं कि प्रदूषण को उत्पन्न करने वाले कारक क्या कहलाते हैं, प्रदूषक कहलाते हैं। या हम इसमें लिख सकते हैं कि प्रदूषण को उत्पन्न करने वाले कारक क्या कहलाते हैं, प्रदूषक कहलाते हैं। समझ में आया? अब देखो, ये जो प्रदूषक है इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 टाइप्स। 2 टाइप कौन कौन से हैं जरा देखिए। जैसे कि पहला टाइप है, इसको बांटा गया है प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, यानी कि अकॉर्डिंग टू नेचर। और दूसरा है अपघटन के आधार पर, अपघटन के आधार पर, यानी कि अकॉर्डिंग टू डिस्पोजल, अकॉर्डिंग टू डिस्पोजल। दोनों डिस्कस करते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, जरा समझिएगा बात को। प्रकृति के आधार पर जो प्रदूषक है उनको, उनके भी 2 टाइप में बांटा गया है। उनको कितने टाइप में, 2 टाइप्स में बांटा गया है। सबसे पहले हम पहला डिस्कस करते हैं इनके ए। पहला जो है वो है प्राथमिक प्रदूषक, प्राथमिक प्रदूषक, यानी कि प्राइमरी पोल्यूटेंट। क्या होते हैं जरा समझिए। देखो, प्राथमिक प्रदूषक वे होते हैं, देखो वे प्रदूषक जो प्रकृति में जैसे पैदा हुए हैं, जैसे भी उनका स्वरूप सामने आया है वो वैसे ही रहते हैं, किसी भी अभिक्रिया या परिवर्तन द्वारा चेंज नहीं होते। या हम कह सकते हैं जो अपने मूल स्वरूप को नहीं बदलते, या मूल स्वरूप में जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। समझ में आया? वही क्या है, प्राथमिक प्रदूषक है। यानी कि मैं लिख सकता हूं यहां पर जो अपना मूल स्वरूप नहीं बदलते, मूल स्वरूप नहीं बदलते, यानी कि डू नॉट चेंज इट्स फॉर्म, डू नॉट चेंज इट्स फॉर्म। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि बेस्ट एग्जाम्पल जो मैंने भी बताया था आपको, डीडीटी, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल। देखिए डीडीटी क्या होता है, मूल स्वरूप को क्यों नहीं बदलता, नहीं बदल पाता। अगर इसको जल में भी आप डाल दोगे ना तो ये जल में भी अघुलनशील है। साथ में मछलियां जो करती है ना वो डीडीटी को भोजन समझकर खा लेती है, जिसकी वजह से जहां पर भी डीडीटी की मात्रा ज्यादा होती है तो वो क्या करती है, वहां पर मछलियों की संख्या कम हो जाती है। तो डीडीटी को क्या है, एक प्राथमिक प्रदूषक है जो चेंज नहीं होता, जैसा प्रकृति में आता है वैसा ही रहता है। फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी थी, डाइक्लोरो डाइइथाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, उसके बाद ऐसी होती है एक प्लास्टिक। प्लास्टिक भी तो जैसी पैदा एक बार हो गई वैसी रहती है, तो प्लास्टिक
और क्या हो सकता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड बेसिकली जो है उत्पत्ति कैसे होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पत्ति इसकी ऐसे होती है, जब हम क्या करते हैं, जो कैरोसिन होता है, तेल होते हैं, जैसे कोयला हो गया, इन सबको जलाते हैं ना, तो भारी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। आप कोयले की जगह सिगरेट लिख लीजिए, सिगरेट हम पीते हैं, सिगरेट से जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। इसके अलावा जब हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो उसमें से भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। तो ये सब चीजें क्या करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड को पैदा करती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड की जब शरीर में मात्रा ज्यादा हो जाती है तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, याद रखना। या फिर वातावरण में जहां पे वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर मात्रा ज्यादा है तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, यानी कि आपको सांस नहीं आएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो प्रदूषण है इसको कम करने का केवल एकमात्र तरीका है, अगर हम किसी तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड को एथिलीन में कन्वर्ट कर दे तो इसको कम किया जा सकता है। ठीक है, रबड़ वगैरह जैसे टायर वायर बनते हैं ना, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है प्राथमिक प्रदूषक, एक बार जैसे बन गई वैसे ही रहती है। ठीक है, इसकी फॉर्म नहीं चेंज होती। ठीक है, आदि etc, इसको आप लिख सकते हो एज ए प्राथमिक। ठीक है, दूसरा देखिए, अब आता है दूसरा टाइप बी, दूसरा है द्वितीयक प्रदूषक। द्वितीयक प्रदूषक यानी कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। क्या होता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, जरा समझिए। देखिए सिंपल सी चीज है, इसमें कहा था कि मूल स्वरूप नहीं बदलते। इसका मतलब इसमें क्या आएगा, जो अपना कोई भी अभिक्रिया कराए या उसका कुछ परिवर्तन करे तो अपने मूल स्वरूप में क्या हो जाती है, चेंज होता है। उसका मूल स्वरूप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, मूल स्वरूप बदल लेते हैं, मूल स्वरूप बदल जाता है। कोई भी अभिक्रिया या परिवर्तन द्वारा क्या कर लेते हैं, ये अपना मूल स्वरूप बदल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे SO2 हो गया, NO2 हो गया, एक होता है पेन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड। पेन की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है प्रोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। मैं लिख देता हूं, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है प्रोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है। एक होता है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन कैसे आता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से द्वितीयक प्रदूषक कौन सा है, निम्न में से प्राथमिक प्रदूषक कौन सा है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड पर पूछा गया था कि निम्न में से द्वितीयक प्रदूषण का उदाहरण क्या है, तो फॉर्मल्डिहाइड उसमें ऑप्शन में था, इसलिए ये टिक हो जाएगा। ठीक है, ये दो थे किसके आधार पर, प्रकृति के आधार पर। अब हम देखते हैं किसके आधार पर, अपघटन के आधार पर। अपघटन के आधार पर भी ये 2 टाइप के होते हैं, लेकिन 2 तरीके के होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है निम्नीकरणीय प्रदूषक, या हम इसको अपघटित प्रदूषक भी बोल सकते हैं, डिग्रेडेबल बोल सकते हैं, डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, या फिर हम इसको अपघटित भी बोल सकते हैं, अपघटित प्रदूषक। होता क्या है, जरा इसको जान लेते हैं। देखिए निम्नीकरणीय प्रदूषक या अपघटित प्रदूषक क्या होता है, आपने सूक्ष्म जीव तो सुने ही होंगे। जो सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी कि जितने भी माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स क्या कर लेते हैं, जिन पदार्थों को क्या कर देते हैं, ये अपघटन कर देते हैं। जिन पदार्थों का ये अपघटन कर देते हैं वही क्या कहलाते हैं, निम्नीकरणीय प्रदूषक कहलाते हैं या अपघटित प्रदूषक कहलाते हैं। सूक्ष्म जीव द्वारा
पदार्थों का या तत्वों का अपघटन या सूक्ष्म जीव पदार्थों का अपघटन कर देते हैं। हाँ, पदार्थों का अपघटन कर देते हैं। तो जिनका ये अपघटन कर देते हैं उन्हीं हम क्या कहते हैं, अपघटित या निम्नीकरणीय कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता देता हूं, एग्जाम्पल है जैसे भोजन। भोजन को आप कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दो, धीरे धीरे वो सड़ने गलने लगता है, यानी कि उसमें क्या पैदा हो जाते हैं, सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं जो उसको खाने लगते हैं। तो भोजन इसका एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा गोबर भी इसका एक एग्जाम्पल है। गोबर ये भी तो डिग्रेडेबल होता है ना, खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा घर का कूड़ा, घर का कूड़ा यानी कि जो होम वेस्ट होता है उसे भी तो ये क्या कर सकते हैं, खा लेते हैं, ये डिग्रेडेबल कर देते हैं, सड़ा देते हैं। इसके अलावा जितना भी सीवेज होता है वो भी सड़ जाता है, जितना भी सीवेज होता है वो भी क्या होता है, सड़ जाता है, ETC। ये सब किसके एग्जाम्पल है, निम्नीकरणीय प्रदूषक के या अपघटित प्रदूषक के क्या है, एग्जाम्पल है। उसके बाद बी आता है अनिम्नीकरणीय, अनिम्नीकरणीय प्रदूषक, या फिर हम इसको कह सकते हैं नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट या फिर अपघटित, अपघटित। तो सिंपल सी डेफिनेशन इसकी देख सकते हो आप लोग, सिंपल सी डेफिनेशन इसकी बन सकती है। क्या बन सकती है सिंपल सी डेफिनेशन, कि सूक्ष्म जीव द्वारा जिनका अपघटन नहीं होता। भाई इसमें अपघटन कर रहे थे वो, लेकिन इसमें अपघटन नहीं होता। सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटन नहीं होता, वही क्या होते हैं आपके अनिम्नीकरणीय प्रदूषक होते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जैसे आप जानते होंगे प्लास्टिक, क्या प्लास्टिक सड़ सकती है, नहीं सड़ सकती। इसलिए ये एक बेस्ट एग्जांपल है किसका, अनिम्नीकरणीय प्रदूषक का। इसके अलावा DDT होती है, अभी मैंने आपको बताया कि ये सड़गल नहीं सकती, पानी में अघुलनशील रहती है, तो DDT हो गया। जैसे कि ग्लास होता है, यानी कि जो शीशा होता है वो इसका एग्जाम्पल है, ETC। यानी कि सिंपल सी चीज है कि जिनका अपघटन सूक्ष्मजीव नहीं कर सकते वो सारी कैसी हैं, अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है, और जिनका अपघटन सूक्ष्मजीव कर सकते हैं वो कैसी होती है, निम्नीकरणीय या अपघटित प्रदूषक होते हैं। तो ये थे प्रदूषक जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम मेन पॉइंट पर चलते हैं अपने, यानी कि सिंपल सी चीज है। अब हम पढ़ते हैं प्रदूषण। सबसे पहला आएगा वायु प्रदूषण, ठीक है। तो जिसने ये चीज नोट डाउन कर लिया उसके लिए ठीक है, अदरवाइज जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लीजिए। तो चलिए मैं अपना नेक्स्ट पढ़ाता हूँ, वायु प्रदूषण। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहला हम पढ़ेंगे वायु प्रदूषण। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ये केवल CTET या UPTET के लिए ही नहीं है क्लास, बल्कि और जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर्यावरण अध्ययन से, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन समझिएगा जरा होते क्या है एयर पोल्यूशन। देखिए सबसे पहले जानते हैं वायु प्रदूषण होता क्या है। देखो वायु में कुछ अनावश्यक पदार्थों का मिल जाना ही क्या कहलाता है, वायु प्रदूषण कहलाता है। या फिर वायु की जो संरचना और संगठन होता है, जो स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन होता है, उन सब में हानिकारक परिवर्तन अगर होने लगे वही क्या है, वायु प्रदूषण है। समझ में आया। देखिए मैंने आपको बताया कि वायु की संरचना व संगठन में हानिकारक परिवर्तन ही क्या है, वायु प्रदूषण है। या फिर हम कह सकते हैं कि वायु में अनावश्यक पदार्थों का प्रवेश कर जाना, प्रवेश
कर जाना ही क्या कहलाता है, वायु प्रदूषण कहलाता है। यानी कि इंग्लिश में हम लिख सकते हैं एडिंग यूजलेस सब्सटेंस इन एयर इज नोन एज एयर पोल्यूशन। उसके बाद हम देखते हैं कि वायु प्रदूषण बढ़ कैसे रहा है, इसके कारण क्या है। वायु प्रदूषण बढ़ कैसे रहा है, इसके कारण क्या है, जरा ये देख लेते हैं। देखो इसके कॉजेस क्या है, यानी कि कारण क्या है, एक बार इस पर नजर डालते हैं, ये बढ़ क्यों रहा है। सबसे पहला कारण इसका है औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण का बढ़ना, यानी कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ना। देखो जैसे जैसे औद्योगिकीकरण बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रदूषण की समस्या भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो औद्योगिकीकरण होता है इससे दो गैसें बहुत हानिकारक होती है, वो निकलते हैं, एक नाइट्रोजन और एक सल्फर। ये दो प्रमुख गैसें हैं जो औद्योगिकीकरण जैसे जैसे बढ़ रहा है तो ये गैसें भी बढ़ रही हैं, और ये गैसें बहुत बड़ी जिम्मेदार हैं वायु प्रदूषण को फैलाने के लिए, क्योंकि यही कारण है कि अम्ल वर्षा भी आज भारत में सबसे ज्यादा होती है, यह पूरे देश में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, दूसरा कारण क्या हो सकता है, जनसंख्या में वृद्धि। ऑब्वियस सी बात है, जनसंख्या में वृद्धि, यानी कि पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, वैसे वैसे प्रदूषण की समस्या भी बढ़ेगी, क्योंकि हम मोटर कार, मोटरसाइकिल, ये ट्रक वगैरह इन सब का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं ये पोल्यूशन को भी बढ़ाएगी, कहीं ना कहीं क्या बढ़ाती है। सी आ जाता है, जो हम सिगरेट पीते हैं, मैं नहीं पीता, मतलब जो भी पीते हैं, सिगरेट प्लस जो हम प्लास्टिक को जलाते हैं, प्लास्टिक को जलाना, यानी कि जो सिगरेट पीते हैं प्लस जो बर्न करते हैं प्लास्टिक, जब हम इन दोनों चीजों को बर्न करते हैं या इनसे जो धुआं निकलता है वो निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। मैंने आपको पीछे भी बताया था। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब ये बढ़ता है तो इसका बढ़ने के कारण इसका मतलब है कि वायु में प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है। जो सिगरेट आप पीते हो उससे हमारे शरीर को तो नुकसान होता ही होता है, फेफड़ों को तो नुकसान होता ही होता है, साथ में वायु प्रदूषण को भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। ठीक है, तो इनको कम करो भाई। डी आता है कार्बन की मात्रा में अधिकता होना या कार्बन की मात्रा बढ़ना, यानी कि कार्बन इंक्रीज, कार्बन की मात्रा क्या होना, बढ़ना। ठीक है, ये इसका एक प्रमुख कारण है। एक और हो सकता है, जैसे जितने भी एसी होते हैं, जितने भी क्या होते हैं, एसीज होते हैं, जितने भी रेफ्रिजरेटर होते हैं, इन सब की मात्रा बढ़ना, यानी कि फ्रिज, जितने भी एसी वगैरह होते हैं, फ्रिज होते हैं, उन सब की मात्रा बढ़ना, इसका मतलब पर्यावरण में वायु प्रदूषण की मात्रा बढ़ना। ठीक है, तो इनका यूजेस कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये वे कारण है जिनकी वजह से वायु प्रदूषण क्या होता है, बढ़ता है। अब हम जरा देखते हैं कि बढ़ता कैसे। हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस वायु प्रदूषण को बढ़ाती है। जैसे देखो, अब जब हम वायु प्रदूषण ये पढ़ेंगे तो इसे हम दो तरीके से पढ़ेंगे। कितने तरीके से, 2 टाइप्स, यानी कि 2 तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, पहला जो तरीका होगा वो होगा गैसों के रूप में, यानी कि गैसों के रूप में वायु को कौन बढ़ा रही है, वायु प्रदूषण को कौन बढ़ा रहा है, यानी कि गैसेस की फॉर्म में। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे पार्टिकल्स, या हम कह सकते हैं कणों के रूप में। कणों के रूप में प्रदूषण कैसे बढ़ रहा है, ये दोनों चीज हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और इसको तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। गैसों के रूप में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, इसके लिए एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे
जैसे पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं SO2 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। दूसरा ले लेते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया। तीसरा ले लेते हैं ओजोन हो गया। चौथा ले लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड होगी। पांचवा ले लेते हैं जैसे स्मोग हो गया, स्मोग यानी कि धुआं सा हो गया, इसको भी बहुत अच्छे से बताऊंगा स्मोग होता क्या है। इसके अलावा अमोनिया होगी यानी कि NH3 हो गया। सातवां जैसे और क्या हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो ये सब चीज हम ऐसे गैसों के फॉर्म में पढ़ेंगे, किसमें, वायु प्रदूषण में। एक टाइप ये हो जाएगा, एक टाइप ये हो जाएगा। अगर मैं पार्टिकल्स यानी कि कणों के रूप की बात करूं तो इसके लिए एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे नंबर 1 एग्जाम्पल होगा पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर इसको बोलते हैं हम सूक्ष्म कण। सूक्ष्म कण, सूक्ष्म कण या कणीय पदार्थ, कणीय पदार्थ भी इनको हम बोलते हैं। देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पार्टिकुलेट मैटर, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं वायु में से। PM10 क्या होता है, PM2.5 क्या होता है, PM1 क्या होता है, कहाँ पर देखा गया है। तो ये सब चीजें इसमें पूछी जाती है। कितनी संख्या होने पर प्रदूषण हमें लगेगा कि ज्यादा बढ़ रहा है, कौन इस प्रदूषण को मापेगा, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दूसरा हम पढ़ेंगे लेड यानी कि सीसा। लेड यानी कि सीसा। तो ये सब चीज हम डिस्कस करेंगे किसमें, वायु प्रदूषण में। सबसे पहले ही मैं आपको बताऊंगा पार्टिकल्स यानी कि कणों के रूप में कैसे वायु प्रदूषण को बढ़ाता है। ये सब चीजें हम पहले इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कणों के रूप में। सबसे पहले पहला वाला पार्ट पढ़ेंगे हम कणों के रूप में यानी कि पार्टिकल्स। पार्टिकल्स यानी कि कणों के रूप में। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये है क्या। पहले इस पार्ट को क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। देखो जो पार्टिकल्स के रूप में है, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इनके 2 टाइप्स हम कह सकते हैं, 2 प्रकार में इसको डिवाइड किया गया है, 1 और 2। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो है उसे कहते हैं हम अश्वसनीय, अश्वसनीय, और दूसरा है श्वसनीय। इसको हम बोलते हैं नॉन रेस्पिरेबल और इसको बोलते हैं हम रेस्पिरेबल। दोनों को बहुत अच्छे से समझिएगा, दोनों को बहुत अच्छे से बताऊंगा कि क्या है, बस आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, ठीक है। रेस्पिरेबल क्या होते हैं पहले ये देख लेते हैं, नॉन रेस्पिरेबल क्या होते हैं। जैसे एग्जांपल है PM10 से ज़्यादा। अब ये PM10 क्या है, राइट, जरा इसको देखते हैं। मैं पहले सारे लिख देता हूँ। इधर का जैसे PM10 से कम इधर होंगे, PM2.5 होंगे और PM1 होंगे। समझ में आया। अब देखो होते क्या हैं। PM10 क्या होते हैं, जैसे धूल के कण होते हैं या सूक्ष्म के कण होते हैं, तो उन धूल के कणों में, उन धूल के कणों को कुछ नाम दे दिया जो सबसे ज़्यादा हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। उन सबको क्या दे दिया, एक नाम दे दिया। जैसे कि सपोज करो ये जो धूल का कण है PM10, ये क्या है, जो PM10 से ज़्यादा है वो धूल के कण इसके अंदर आ जाएंगे। यानी कि PM10 देखो कुछ नहीं है, PM10 यानी कि पार्टिकुलेट मैटर यानी कि एक सूक्ष्म कण है PM10, ठीक है। इससे या इससे बड़े जो कण होंगे वो हमारे शरीर के अंदर नहीं जाएंगे अगर हम सांस नाक के द्वारा ले रहे हैं। तो कैसे ले रहे हैं ये चीज़ समझना। सबसे पहली चीज़ जानने योग्य क्या है कि ये जो PM10 है इसका साइज जो है यानी कि इसका जो आकार है, आप कैसे कहोगे कि ये PM10 है, कैसे मापोगे, तो मापते हैं माइक्रोमीटर में। किसमें मापते हैं इसको, माइक्रोमीटर में मापते हैं। तो PM10 के लिए हम कह सकते हैं कि इसका जो आकार है, इसका जो साइज है वो 10 माइक्रोमीटर से ज़्यादा है, राइट। बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। यानी कि ये जो सूक्ष्म कण है, धूल का कण जो ये है, इसका साइज 10 माइक्रोमीटर से ज़्यादा है।
अब मैं इस कमरे में खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, इस कमरे में क्या है, वायु है। उस वायु का क्या होगा, उस वायु के एक क्यूब में कितने ऐसे ऐसे कण होंगे, वो चीज हमको देखनी है। देखो समझो जरा, सबसे पहले क्या होता है, देखो एक चीज, एक डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। मान लो ये ह्यूमन है, ये इसकी नाक है, ये क्या है, इसकी नाक है, और इसकी नाक 3 पार्टों में डिवाइडेड है, पहली, दूसरा और तीसरा, 3 भाग में क्या है, डिवाइड है, ठीक है। अब इसके आसपास क्या है, वायुमंडल, और उस वायुमंडल में क्या है, धूल के कण उपस्थित है, ठीक है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सब चीज इसके पास है। तो जब ये सांस लेगा, या हम कह सकते हैं कि इन धूल के कणों में कुछ कण ऐसे होंगे जिनका जो साइज है वो बड़ा होगा, जिनका जो साइज है वो ये होगा PM10, यानी कि इन कणों का जो साइज है, इन कणों में कुछ ऐसे कण होंगे जिनका साइज जो है वो PM10 से ज्यादा होगा, होगा नहीं होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो मैंने कहा ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, राइट, तो 3 पार्ट लिख लेते हैं। जैसे पहला टाइप जो है, ये पहला पार्ट, इसको कहते हैं वेस्टिबुल, ठीक है। जो दूसरा पार्ट है इसको हम कहते हैं ओल्फैक्टरी रीजन, ओल्फैक्टरी रीजन, यानी कि इसको कहते हैं हम घ्राण क्षेत्र, ठीक है। और जो तीसरा है इसको कहते हैं हम रेस्पिरेटरी रीजन, रेस्पिरेटरी रीजन, या हम कह सकते हैं श्वसन क्षेत्र, क्या कहते हैं इसको, श्वसन क्षेत्र। ये पहला वन, ये दूसरा का नाम, ये तीसरे का नाम। अब होता क्या है सुनिए, अब जैसे ही इस आदमी ने सांस ली, तो सांस के थ्रू चूंकि इन कणों का साइज PM10 से ज्यादा होता है, इसलिए नाक में प्रवेश नहीं कर पाते। अगर आप नाक से सांस ले रहे हो तो ये कण नाक में प्रवेश नहीं कर पाते, केवल वायु ही अंदर जा पाती है, समझ में आया। यानी कि वेस्टिबुल जो है वो इन कणों को अंदर जाने नहीं देता। तो वेस्टिबुल क्यों नहीं जाने देता, क्योंकि वेस्टिबुल में होते हैं बाल, नाक में जो बाल होते हैं वो किस एरिया में होते हैं, वेस्टिबुल एरिया में होते हैं। और इसका क्या कार्य होता है, ये फिल्ट्रेशन का कार्य करता है, फिल्ट्रेशन यानी कि छानने का कार्य करता है, समझ में आया। यानी कि हवा से जो धूल के कण होते हैं जिनका साइज PM10 से ज्यादा है, ये उनको अंदर जाने नहीं देता, बाकी अंदर चले जाते हैं, समझ में आया। तो हम कह सकते हैं कि जो PM10 है, जो PM10 है नाक में प्रवेश नहीं कर सकता, नाक में प्रवेश नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, इसीलिए इसका नाम रखा गया है अश्वसनीय। अश्वसनीय मतलब सांस द्वारा अंदर नहीं जा सकता, इसीलिए इसका एग्जाम्पल क्या है, PM10। यानी कि वे कण जिनका साइज PM10 से ज्यादा होता है, यानी कि इस PM10 से उन कणों का साइज क्या होता है, ज्यादा होता है, या वे कण जिनका साइज PM10 से ज्यादा होता है वो नाक के थ्रू प्रवेश नहीं कर पाते, समझ में, नाक के थ्रू प्रवेश नहीं कर पाते। अब देखो दूसरा क्षेत्र क्या आता है, दूसरा आता है ओल्फैक्टरी रीजन, यानी कि घ्राण क्षेत्र। अब वायु तो अंदर जाएगी, वायु तो अंदर जाएगी, ये कण अंदर नहीं जाएंगे लेकिन वायु तो जाएगी ना। और ये वाला जो भाग है सेकंड, ये सीधा ब्रेन से कनेक्टेड होता है, सीधा किससे कनेक्टेड होता है, माइंड यानी कि मस्तिष्क से कनेक्टेड होता है। तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें गंध के बारे में बताता है, यानी कि ऑर्डर के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, ऑर्डर के बारे में बताता है, गंध के बारे में बताता है। आपको अच्छी स्मेल आती है, आपको खराब स्मेल आती है, वो किस लिए आती है, क्योंकि हमारा जो सेकंड पार्ट है यानी कि ओल्फैक्टरी रीजन है, ये सीधा मस्तिष्क से कनेक्टेड होता है, और मस्तिष्क आपको बताता है ओल्फैक्टरी रीजन के सहायता से कि आपकी गंध कैसी है, अच्छी गंध आ रही है या खराब गंध आ रही है, समझ में आया। तो ये गंध बताता है किसकी सहायता से, मस्तिष्क की सहायता। क्यों, क्योंकि ओल्फैक्टरी रीजन किससे कनेक्टेड होता है, मस्तिष्क से कनेक्टेड होता है। जितने भी डॉग्स होते हैं उन डॉग्स में ओल्फैक्टरी रीजन ज्यादा होता है, इसलिए उनके सूंघने की क्षमता भी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये था ओल्फैक्टरी रीजन। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, रेस्पिरेटरी क्या बताता है, अब वायु इस भाग से बाहर निकलेगी, इस भाग से वायु बाहर निकलेगी, इस भाग से वायु जो है वो गर्म होकर निकलती है, यानी कि गर्म वायु बाहर निकलती है।
गर्म वायु भारी क्यों निकलती है, समझो। रेस्पिरेटरी रीजन क्या करता है, वायु को गर्म कर देता है, वायु को गर्म करता है। क्या करता है, गर्म करता है। क्यों, ताकि जो सांस वायु हमारे अंदर आई है उसमें जो नमी है उस नमी को क्या किया जा सके, खत्म किया जा सके, नष्ट किया जा सके। क्योंकि अगर वो वायु नमी के साथ हमारी ट्रेकिया या ग्रसनी तक पहुंच गई, यानी कि श्वसन नली तक पहुंच गई, तो फेफड़ों में जाएगी और फेफड़ों को सीधे सीधे प्रभावित करेगी, यानी कि जो लंग्स है, लंग्स डाइजीज हो सकती है, लंग्स रोग हो सकते हैं। समझ में आया। तो ये क्या करती है, ये गंध, ये क्या करती है, वायु को गर्म करती है, ताकि यानी कि उसकी नमी को क्या कर देती है, नमी को खत्म करती है, नमी को खत्म करती है। समझ में आया। तो ये कारण होता है इसकी गर्म वायु का। उसके बाद सीधे ट्रैकिया में जाकर ये फेफड़ों में आसानी से चली जाती है। अब अगर आप सांस नाक की जगह मुंह से लेते हो तो क्या होगा, तीन सबसे प्रमुख कारण होंगे। पहला, ये कण सीधे सीधे अंदर पहुंच जाएंगे, है ना। दूसरी चीज, नमी भी रहेगी इनमें। और तीसरी चीज क्या होगी कि सीधे सीधे फेफड़े को क्या कर देगी, प्रभावित कर देगी। समझ में। तो तीन प्रमुख रीजन है कि हमें सांस मुंह से ना लेकर नाक से लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पहुंच जाते हो जहां पर प्रदूषण ज्यादा है तो आप नाक से तो ले नहीं सकते क्योंकि सांस आती ही नहीं है, तो आप मुंह पर कपड़ा रखते हो और तब सांस लेते हो, है ना। तो मुंह पर मास्क लगाने के कारण, मुंह पर जो आप मास्क लगाते हो, इसे लगाने के कारण क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये इस कपड़े के बाहर ही रुक जाते हैं और जो वायु है वो सीधे आपके अंदर चली जाती है। ठीक है। तो ये कारण है कि हम मास्क प्रदूषण में क्यों पहनते हैं, क्योंकि जिनका साइज, जिन कणों का साइज, जिस प्रदूषण का साइज PM10 से ज्यादा होता है वो हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते। ठीक है, समझ में आया। तो ये था आपका कौन सा, श्वसनीय पार्ट। तो मुझे लगता है कि ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम चलते हैं कौन से पार्ट पर, PM10 से कम वाले पार्ट पर। PM10 से कम वाले पार्ट का मतलब क्या है कि जो इसका साइज यानी कि जो इसका आकार है वो कितना है, वो 10 माइक्रोमीटर, 10 माइक्रोमीटर से कम है। समझ में आया, कितने, 10 माइक्रोमीटर से कम है। और जो ये PM10 से कम ये जो होते हैं, वे कण जिनका साइज PM10 से कम होता है, ये फेफड़ों में प्रवेश करते हैं, फेफड़ों में प्रवेश करते हैं, यानी कि सीधे सीधे फेफड़ों को प्रभावित कर पाते हैं ये, और किसी चीज को नहीं, यानी कि एंटर्ड इन लंग्स, लंग्स। उसके बाद बात करें PM2.5 की, तो PM2.5 का मतलब क्या है, यानी कि इसका जो साइज है, इसका जो आकार है वो कितना है, वो 2.5 माइक्रोमीटर से कम है। ठीक है। और ये क्या करता है, सीधा सीधा रक्त में घुल जाता है, इतना बारीक होता है कि रक्त में घुल जाता है। और इसी कारण ये क्या होता है, इसी कारण ये सबसे खतरनाक होता है। ये क्या होता है, सबसे खतरनाक साबित होता है। समझ में आया। क्योंकि ये रक्त में घुल जाता है और चूंकि रक्त पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, यानी कि पूरी बॉडी में घूमता है, इसलिए ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। उसके बाद बात करें PM1 की, बात करें तो PM1 क्या है, इसका जो साइज है, आकार है, वो 1 माइक्रोमीटर से क्या है, कम है। ठीक है। और बात करें, ये सीधा कोशिका में प्रवेश करता है या कोशिका को प्रभावित करता है। किसको, कोशिका को प्रभावित करता है, कोशिका को प्रभावित करता है। और ये पूरे वर्ल्ड में नहीं है, नॉट इन होल वर्ल्ड, नॉट इन होल वर्ल्ड, केवल ये मेजर किया गया है दिल्ली में, ओनली मेजर इन दिल्ली, केवल ये दिल्ली में है, इसलिए इसको ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करते हैं, क्योंकि दिल्ली में ये देखा गया है, PM1 जो कण है वो देखे गए हैं दिल्ली में। ठीक है, इसलिए पूरे वर्ल्ड में नहीं है, केवल दिल्ली में इनको देखा गया है। अब जरा एक चीज़ समझो ध्यान से, मान लो ये आपके फेफड़े हैं,
ठीक है। और इन फेफड़ों में इस तरीके से क्या होती है, वायु कुपिकाएं होती है, ठीक है। ये क्या होती है, वायु कुपिकाएं हैं। अब क्या होगा, इनको बोलते हैं हम एल्वियोलाई, एल्वियोलाई यानी कि वायु कुपिका, इनको क्या बोलते हैं, वायु कुपिका। अब क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। आपने स्मोक किया, ठीक है, स्मोक करने से टार पैदा होगा। आपने देखे होंगे जब ऐड आते हैं तो जब ऐसे वो फेफड़ों को निचोड़ते हैं, ठीक है, लंग्स को निचोड़ते हैं तो एक लिक्विड निकलता है, वही है टार। और जब ये टार इन वायु कुपिकाओं में जमा होने लगता है तो हमारे क्या करता है, फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है, यानी कि इनको धीरे धीरे फेफड़ों को नष्ट करना शुरू कर देता है। समझ में आया। और जब ये पार्टिकल्स यानी कि ये जो कण है जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो सेम जैसे टार हानि पहुंचाता है हमारे फेफड़ों को, इन वायु कुपिकाओं को नष्ट करता है, उसी तरीके से ये कण, अब देखो श्वसनीय का मतलब है कि इजीली अंदर पहुंच जाते हैं। जब आप सांस लोगे तो इजीली कहाँ पहुंच जाते हैं, अंदर पहुंच जाते हैं। तो जब ये अंदर पहुंचते हैं तो ये भी हमारे फेफड़ों को उसी तरह प्रभावित करते हैं जैसे कि हम स्मोक से जो टार पैदा होता है वो प्रभावित करता है। इसलिए कहा भी गया है कि जो 20 सिगरेट से जितना धुआं पैदा होता है या 20 सिगरेट से हमारा जो फेफड़े, इन फेफड़ों में वायु कुपिका जितनी नष्ट होती है, जितनी हानि ने पहुंचती है, उतनी ही इन पार्टिकल से पहुंचती है। PM10 से कम, PM2.5, PM1, इतनी ही हानि इन सब से पहुंचती है। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो ये सारे मैंने भी आपको बताए, अश्वसनीय और श्वसनीय। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया कि निम्न में से श्वसनीय या रेस्पिरेबल पार्टिकल्स कौन से हैं, यानी कि श्वसनीय कण कौन से हैं, तो PM10, PM2.5 और 1 ये सब हैं। और अगर आपसे पूछा जाए, ऐसे पूछ लेगा वैसे श्वसनीय कौन सा नहीं है, तो PM10 से ज़्यादा जो कण होंगे वो क्या नहीं है, श्वसनीय नहीं है, यानी कि उनको सांस के द्वारा ग्रहण किया जा सकता नहीं किया जा सकता। और इन सबको सांस के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है और इसको सांस के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है आप लोगों के ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ठीक है। देखो ये सारे मैंने आपको कौन से कण बताए, पार्टिकल्स बताए हैं मैंने सारे आपको, क्या बताया, पार्टिकल्स बताए हैं। एक होते हैं यानी कि पार्टिकुलेट मैटर बताया मैंने आपको, एक होते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, यानी कि हम कह सकते हैं विलक्षित सूक्ष्म कण, विलक्षित सूक्ष्म कण। कभी कभी पूछ लेता है कौन से होते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि जैसे मैंने आपको बताया PM10 से जितने ज़्यादा होंगे वो सारे होंगे। दूसरा PM10 से कम जितने कण होंगे वो इसके अंदर आएंगे। और तीसरा होगा PM2.5 इसके अंतर्गत आएगा। समझ में आया? मैंने क्या बताया कि जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होते हैं SPM जो होता है उसमें केवल 3 ही आएंगे। एक तो PM10 से जिनका साइज ज़्यादा होगा वो, एक वो जिनका PM10 से साइज कम होगा, एक वो जिनका PM10 जो साइज है वो PM2.5 होगा। PM10 के बारे में मैंने आपको बता दिया है, सेम प्रोसीजर इसका है। PM10 से कम के बारे में मैंने आपको बता दिया है, जिसका साइज 10 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होगा वो ये होंगे, जिनका साइज 10 माइक्रोमीटर से कम होगा वो ये होंगे। ये सीधा किसको, फेफड़ों को प्रभावित करेंगे, ये सीधा किसे, बस फेफड़ों को प्रभावित करेंगे, सेम है। ये भी किसे प्रभावित करेंगे, फेफड़ों को प्रभावित करेंगे। बात करें PM2.5 की, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, इसका साइज 2.5 माइक्रोमीटर से कम या इतना होता है। और साथ में बना किसा होता है, देखो 2.5 में कौन कौन से कण शामिल होते हैं जरा उसको देख लेते हैं। देखो इसमें सिलिकेट होता है, यानी कि सिलिकेट के कण होते हैं इसके अंदर। साथ ही इसके अंदर
आपका कार्बन के कण भी होते हैं, साथ में सल्फेट के कण भी इसके अंदर होते हैं, जो कि हमारे शरीर को क्या पहुंचाते हैं, बहुत हानि पहुंचाते हैं। समझ में आया? अब जरा एक चीज समझिए लास्ट में, तो ये बात मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी कि एसपीएम में केवल ये 3 होंगे, ना कि PM1। PM1 क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो केवल दिल्ली में कैलकुलेट किया गया, पूरे दुनिया में वो नहीं है। ठीक है, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण सबसे ज्यादा है, इसलिए वहां ये कैलकुलेट नहीं किया गया। ठीक है, उसके बाद एक सूचकांक होता है जिसका नाम है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, या हम लिख सकते हैं नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। बहुत ध्यान से समझिएगा है क्या। सबसे पहले इसका क्या काम होता है, या इसका आधार कब रखा गया? इसका जो आधार है, यानी कि ये अस्तित्व में कब आई? जब स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ। जब स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ, यानी कि 2015 में, तब ये क्या की गई, शामिल की गई। और इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है? वायु की जांच करना। वायु की जांच करना, यानी कि जहां पर प्रदूषण ज्यादा है, ये वहां पर वायु की क्या करता है, जांच करता है। अब देखो जांच कैसे करता है। एक टेबल है, जरा ध्यान से देखिएगा। पार्टिकुलेट मैटर अमाउंट 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, बताऊंगा सब क्या होते हैं। उसके बाद इनकी कंडीशन कैसी है, ये चेक करेंगे, कंडीशन कैसी है। उसके बाद चेक करेंगे कि कलर कैसा है। ये कैसे वो करती है, मैं बता रहा हूं कि ये कैसे चेक करती है एयर को। देखो सुनिएगा, पर्टिकुलेट मैटर अमाउंट 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि जैसे ये कमरा है, इस कमरे में क्यूब का साइज का ले लो, एक क्या ले लो, एक क्यूब के साइज की आकृति ले लो। इस क्यूब में, यानी कि ये क्यूब होगा केवल 1 सेंटीमीटर का, इस कमरे का 1 सेंटीमीटर का एरिया उठाओ और उस 1 सेंटीमीटर के एरिया में जितने कण हैं वही इसमें रखे जाएंगे। सपोज करो इसमें 0 से लेकर 50 कण हैं, इस 1 सेंटीमीटर में 0 से लेकर क्या है, 50 कण है। तो क्या होगा, जरा सुनिए। 50 कण है तो कंडीशन कैसी होगी, नॉर्मल होगी, यानी कि चलो सही है, सामान्य स्थिति है, यानी कि ज्यादा खतरे वाली बात नहीं है। अगर कहीं पर जो एक क्यूब में, यानी कि 1 सेंटीमीटर एरिया में इतने कण आ गए तो सामान्य स्थिति है, ठीक है। तो कलर कैसा होता है इसका, ग्रीन कलर होता है, यानी कि हरा रंग होता है। उसके बाद जब इनकी संख्या 51 से 100 हो जाए तो जो कंडीशन है वो कैसी हो जाती है, तो वो मॉडरेट हो जाती है। कैसे हो जाती है, मॉडरेट, यानी कि सामान्य से थोड़ी ज्यादा, सामान्य से ज्यादा। फिर भी घबराने वाली बात नहीं होती। इसका रंग डिफाइन कर देते हैं येलो, यानी कि इसको पीले से डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब समझो इन कणों की संख्या 101 से 150 होगी, ठीक है, तो कंडीशन अनहेल्थी हो जाती है। क्या हो जाती है, अनहेल्थी हो जाती है। किनके लिए, जो सेंसिटिव लोग होते हैं ना, जिन्हें एकदम से कुछ भी क्या हो जाता है, एकदम रोग हो जाता है, सेंसिटिव होते हैं, तो उनका जो स्वास्थ्य है वो खराब होने लगता है, अस्वस्थ फील होता है उनको। कैसा फील होता है, अस्वस्थ फील होने लगता है, जो सेंसिटिव लोग होते हैं, ठीक है। इन्हें कैसे डिफाइन करेंगे, किस कलर से इनको डिफाइन करते हैं, इनको ऑरेंज से डिफाइन करते हैं, नारंगी रंग से डिफाइन करते हैं। यानी कि जिस इलाके में 1 सेंटीमीटर में इतने कण हो वहां की स्थिति अस्वस्थ है, यानी कि अगर यहां रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे भाई, इसलिए यहां से निकल लो। और इसको डिफाइन किस रंग से करते हैं, नारंगी रंग से उसको डिफाइन करते हैं। उसके बाद अगर ये कण बढ़कर 151 से 200 हो जाए, कितने हो जाए, 200 हो जाए, 200 हो जाए, तो कंडीशन कैसी हो जाएगी, अनहेल्थी हो जाएगी सबके लिए। कैसी हो जाएगी, अनहेल्थी हो जाएगी,
यानी कि सब अस्वस्थ हो जाएंगे, सब बीमार पड़ने लगेंगे अगर इन कणों की संख्या इतनी होगी। और इसी को डिफाइन करते हैं रेड कलर से, यानी कि लाल रंग से। समझ आया? उसके बाद अगर इन कणों की संख्या 201 से 300 हो गई तो डेंजर कंडीशन बन जाती है, खतरनाक स्थिति बन जाती है। खतरनाक यानी कि डेंजरस स्थिति हो जाती है। और इसको डिफाइन करते हैं पर्पल रंग से, यानी कि जामुनी रंग से इसको डिफाइन करते हैं। और अगर इन कणों की संख्या 301 से 500 के बीच पहुंच जाए तो कंडीशन अत्यधिक खतरनाक हो जाती है। क्या हो जाती है? अत्यधिक खतरनाक हो जाती है। और इसको डिफाइन करते हैं कौन से रंग से? महरूम रंग से। जो महरूम रंग होता है उससे इसको डिफाइन करते हैं। तो ये कुछ रंग थे, जैसे कि अब सपोज करो जो दिल्ली है, दिल्ली में जो ये कण है, पर्टिकुलेट मैटर है, वो लगभग 400 प्लस है। क्या है? 400 प्लस है। इसीलिए वहां पर जो प्रदूषण है, जो पोल्यूशन है, वो बहुत ज्यादा है। समझ में आया या नहीं आया? आ गया। उसके बाद मैंने बात की, मैंने आपको बताया PM 2.5 मैंने पढ़ाया है। देखो, जहां कहीं भी PM 2.5 कण मिले, इसका मतलब क्या है कि अगर इन कणों की संख्या 60 है, इन कणों की संख्या 60 के बीच है। क्या है? 60 के बीच है। 60 यानी कि इन कणों की संख्या क्या है? 60 के बीच है, तो सामान्य है, ठीक है। लेकिन अगर 60 से ज्यादा हो गई तो पोल्यूशन भी, यानी कि तो पोल्यूशन भी क्या होगा? बढ़ जाएगा, यानी कि प्रदूषण भी बढ़ जाएगा, प्रदूषण भी बढ़ जाए। इसी तरह बात करते हैं PM, जो मैंने आपको 10 बताया था, इसमें PM 10 में कणों की संख्या अगर 100 है तो ठीक है, लेकिन अगर 100 से ज्यादा हो गई तो इसका मतलब पोल्यूशन भी बढ़ जाएगा। समझ में आया नहीं आया बात? तो ये चीज आपको दोनों के दोनों पॉइंट बहुत अच्छे से समझने हैं, ठीक है? समझ में आ गए होंगे। ये जो कंडीशन कानपुर की है और जो ये कंडीशन है ये आज दिल्ली की है। समझ में आया? वहां पर PM 10 100 से ज्यादा माने जाते हैं, इसलिए दिल्ली में प्रदूषण ज्यादा है। और कानपुर में PM 2.5 60 से ज्यादा है, इसलिए वहां पर प्रदूषण ज्यादा है। कानपुर में ये स्थिति बनी हुई है। समझ में आया? ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बता दिए इसके बारे में, और पूछता कैसे है वो भी बता दिए। एक बात आप याद रखना, देखो समझो, एक चीज और याद रखना कि इनका मतलब क्या है कि अगर ये वैल्यू बढ़ी, अगर ये वैल्यू बढ़ी तो प्रदूषण भी बढ़ेगा। अगर ये वैल्यू बढ़ी तो प्रदूषण भी बढ़ेगा। देखो, जैसे कि हमारी क्या होती है? फैक्ट्रियां होती है। क्या होती है? फैक्ट्री होती है। जैसे जैसे फैक्ट्री बढ़ती है, ईंधन भी तो उसमें बढ़ता है, इनके ईंधन का यूज भी ज्यादा करते हैं हम। ईंधन का यूज ज्यादा होगा तो इस सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर भी ज्यादा यूज होंगे। ये मैटर जो है PM 10, ये जो मैंने बताया PM 10 बताए मैंने आपको, PM 2.5 बताए, ये भी ज्यादा होंगे नहीं होंगे? अब ये ज्यादा हुए तो इसका मतलब पोल्यूशन भी ज्यादा होगा। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो याद रखना, ये वैल्यू ही बताती है कि कहां पर प्रदूषण ज्यादा है और कहां पर प्रदूषण कम है। और इनको नापता कौन है, बताता कौन है? राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक। समझ में आया नहीं आया? तो ये वो था जो भी मैंने आपको बताया। चलिए अब जरा अपने नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपने नाम सुना होगा सफर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे संबंधित क्या पूछता है? इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा, जो सफर है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? द सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च बस, एंड रिसर्च, यानी कि वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसंधान प्रणाली, ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म है।
इसका कार्य क्या होता है? बेसिकली इसका कार्य क्या होता है? ये प्रदूषण का स्तर मापता है, प्रदूषण का स्तर व वायु गुणवत्ता, वायु गुणवत्ता का, यह वायु गुणवत्ता की जांच करता है। कौन? सफर। समझ में आया? इसके बारे में एक क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि इसको मेड बाय किसने किया, बनाया किसने है? तो मेड बाय इसका जो है वो है भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा ये बनाया गया है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। समझ में आया? किसके द्वारा बनाया गया है? इसके द्वारा। और पूछा जाए कि इसका संचालन कौन करता है, इसका संचालन कौन करता है, तो इसका संचालन भारतीय मौसम विभाग, भारतीय मौसम विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD इसका क्या करता है? संचालन करता है। और जो IIM है, सॉरी IMTM है, ये क्या करता है? इसके द्वारा ये बनाया गया है। ठीक है, संचालन कौन करता है? भारतीय मौसम विभाग। करता क्या है सफर? बेसिकली जो तापमान होता है इसकी जांच करता है। ठीक है, आर्द्रता की जांच करता है कि वायु में आर्द्रता कितनी है। ठीक है, वर्षा की जांच करता है, वर्षा होने की संभावना है या नहीं है। हवा की गति चेक करता है कि हवा की गति कितनी है, किस स्पीड चल रही है, या हवा की दिशा क्या है, हवा की दिशा क्या है। तो ये सब चेक करने का कार्य किसका होता है? इस सफर का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, सफर की फुल फॉर्म तो आती ही आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक, सफर। उसके बाद वायु प्रदूषण का जो अगला पोर्शन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तो एट लास्ट जो मैं कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि आपको क्या प्रॉब्लम है, या कोई ऐसा टॉपिक है जो आपकी समझ में नहीं आता और आपको पढ़ना है तो आप उसको भी कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो पहली क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड कीप इट अप, थैंक यू, टेक केयर, बाय।